जय श्री महाकाल साथियों, धोरा क्लासेस के लाइव प्लेटफॉर्म पे मैं यस सर आपका जीके गुरु मेरे सभी लाडलों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आइए आप सभी जुड़ जाइए। आप लोगों के लिए बड़ा ही शानदार जानदार धमाकेदार प्रश्न की एक श्रृंखला लेकर फिर से माइट सीरीज पर उपलब्ध हो चुका हूं आप लोगों के लिए और आप लोगों के समक्ष लाइव आ चुका हूं। तो मेरे सभी लाडले जो है फटाफट आ जाओ, सगड़ा का सगड़ा फटाफट एक बार क्लास ने शेयर कर दो, लाइक कर दो और एक कमेंट कर दो, क्योंकि आज की क्लास आप लोगों के लिए बड़ी ही स्पेशल होने वाली है। और आज की क्लास में अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के लिए वो क्वेश्चंस, वो प्रश्न मैं लेके आने वाला हूं जो आप लोगों की तैयारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण, या यूं कहिए कि आपके पीटीटी, बीएसटीजी, एलडीसी, पुलिस की एग्जाम जो आप देने की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये एग्जाम आपका मील का पत्थर साबित होने वाले हैं। तो एक बार क्लास को सभी के सभी लाडले लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर देंगे। और जो मेरे लाडले आ गए हैं जो कह रहे हैं जय श्री महाकाल, बिल्कुल जय श्री महाकाल, सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और हम यहाँ बात करते हैं माइट सीरीज के बारे में, जहां पर आपको केवल मोस्ट प्रश्न पढ़ने को मिलेंगे। एक बार क्लास को लाइक और आप शेयर करना न भूलिएगा। उसके बाद में निशुल्क क्लासेस के नोट्स और प्रश्नोत्तरी आपको कहां मिलेंगी, उसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा धोरा क्लासेस का ऐप, जो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए, हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए। और इसी के तहत आपके महा ऑफर लेकर आए हैं हम बीएसटीसी का संपूर्ण कोर्स मात्र 299 रुपए में। अब 299 में सबसे पहले तो मॉडल पेपर है फ्री फ्री फ्री, और उसके साथ में ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है। और यह ब्रह्मास्त्र सीरीज वो ब्रह्मास्त्र है बिल्कुल जिसका परीक्षण हम करके देख चुके हैं और अभी तक जिस भी एग्जाम में इसको हमने परखा है, जिस एग्जाम में इसका हमने प्रयोग किया है, वो एग्जाम में जो हमारे लाडले हैं उनको असफलता का मुंह नहीं देखना पड़ा। तो बिल्कुल इससे बड़ी बात आपके लिए नहीं हो सकती। तो आज ही जाइए और हमारे धोरा क्लासेस का परिवार का एक हिस्सा बनिए मेरे लाडलो। तो चलिए आज के प्रश्नों का आगाज करते हैं, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न हम देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या कहा गया है। मानबाई का विवाह जो है वो किस मुगल शासक से हुआ था। अब अगर हम बात करें, यहां बात की जा रही है मानबाई की। अब मानबाई का विवाह किस मुगल शासक से हुआ था, और अगर हम बात करें तो मानबाई जो है वो मुगल घराने की, यानी मुगल घराना कौन सा, बिल्कुल जब आपके मुगल घराने में, मुगल साम्राज्य में जब आपके अकबर का समय था, तो जब अकबर का कार्यकाल चल रहा था उस समय उसका बेटा सलीम और आपके सलीम का विवाह जो है, तो सलीम की जो प्रथम पत्नी, यानी यूं कहिए कि सलीम की जो पटरानी थी वो थी आपके मानबाई। कौन थी, बिल्कुल वो थी आपके मानबाई। मानबाई जो कि आपके आमेर के कछवाहा राजा, तो आमेर के शासक जिनका नाम क्या था, तो आमेर के शासक जिनका नाम था आपके भगवान दास। और भगवान दास की ये क्या थी, बिल्कुल भगवान दास की ये पुत्री थी। और इनका विवाह जो है, इनका विवाह 15 वर्ष की आयु में, 15 वर्ष की आयु में 1585 में किसके साथ हुआ, तो बिल्कुल शहजादे सलीम के साथ। किसके साथ, तो ये शहजादे सलीम की क्या थी, शहजादे सलीम की पहली पत्नी थी। 1585 में इनका विवाह हुआ था। और जब ये मुगल घराने में गई तो इनका एक नामकरण हुआ। क्या हुआ, नामकरण। तो इनको, इनका नामकरण जो है, नामकरण मतलब इनको आपके मुगल घराने में क्या नाम दिया गया, तो मुगलों में इनको क्या कहते थे, इनका नाम था आपके सुल्तान ए निशा। सुल्तान ए निशा इनको एक उपाधि दी गई थी और सुल्तान ए निशा के नाम से इनको मुगल घराने में जाना जाता था। तो वो कौन है, बिल्कुल सलीम। तो मानबाई का विवाह किसके साथ में हुआ, तो मानबाई का विवाह जो है वो आपके किसके साथ, बिल्कुल अकबर का बेटा सलीम, या यूं कहिए कि ये जहांगीर की पहली पत्नी थी। और 1585 में इन दोनों का विवाह हुआ था। और आमेर के कछवाहा शासक जिनका नाम था भगवान दास जी, उनकी ये पुत्री हुआ करती थी। और आप जानते हैं मुगलों का इतिहास कि आपकी अगर मैं बात करूं, राजस्थान में मुगलों से सबसे पहले वैवाहिक संबंध किसी ने स्थापित किए थे, तो वो किसने किए थे मेरे लाडलों, बिल्कुल वो आपके कछवाहों ने ही किए थे। अब इसके बाद में अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कर्मा गौरा ने अपने प्राणों का त्याग क्यों किया। भाई हमने पन्ना ढाई का सुना है,
कि पन्नाधाय ने क्या किया, पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान दे दिया आने वाले महाराणा के लिए, उदय सिंह के लिए। यहां बात की गई है जो दो वीर महिलाओं की, जिनका नाम है कर्मा गोरा, कर्माबाई गोराबाई। और कर्माबाई गोराबाई दोनों ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया था। क्यों? शिक्षा के विकास के लिए, वृक्षों को बचाने के लिए, करों के टैक्स के विरोध में, या फिर 1857 की क्रांति के लिए। तो अगर हम बात करें यहां पर कर्मा गोरा की, तो शिक्षा के विकास के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा, शिक्षा के विकास के लिए किसका बलिदान याद रखा जाता है राजस्थान में? तो शिक्षा के क्षेत्र में अगर मैं बात करूं तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा किसका नाम, बिल्कुल ये वो थी जिसने किसकी, बिल्कुल ये थी आपके कालीबाई। कौन है? कालीबाई। कालीबाई जो कहां से थी? रास्तापाल, रास्तापाल डूंगरपुर। मैं यहां इनका जिक्र क्यों कर रहा हूं? मैं यहां इनका जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि रास्तापाल डूंगरपुर में आपके कालीबाई, जिन्होंने अपने गुरु सेंगा भाई को बचाने के लिए अपने प्राणों तक का त्याग कर दिया था, यानी शिक्षा के लिए उनका जो लगाव है, अपने शिक्षक के लिए, अपने गुरु के लिए उनका जो स्नेह था, वो इस रूप में उभरा कि उन्होंने अपने प्राणों का भी बलिदान दिया। यहां हम बात करें कर्मा और गोरा की, कर्मा और गोरा जो दोनों के दोनों हमारे राजस्थान के जोधपुर क्षेत्र से थी। कहां से थी ये दोनों के दोनों? हमारे राजस्थान के जोधपुर से थी। और इनका बलिदान किसके लिए था? इन्होंने वृक्षों को बचाने के लिए। जब राजा ने आपके, इन्होंने किसको, बिल्कुल वृक्षों को बचाने के लिए, I'm in the class. इन्होंने वृक्षों को बचाने के लिए क्या किया? अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। अपने प्राण इन्होंने किसके लिए त्याग दिए? जब राजा ने सर्वप्रथम, ये बात किससे पहले की कर रहा हूं, ये बात मैं कर रहा हूं आपके खेजड़िली आंदोलन से पहले की। और आप ये मानिएगा कि खेजड़िली आंदोलन होने का सबसे बड़ा कारण कौन थी? कर्माबाई और गोराबाई ने खेजड़िली आंदोलन की नींव रखी थी। फिर उसको आगे बढ़ाया था अमृता देवी, किसने? विश्नोई ने, जिन्होंने 363 लोगों के साथ में अपने प्राणों का बलिदान दिया था। तो यहां बात है कर्मा और गोराबाई, जिन्होंने वृक्षों को बचाने के लिए जोधपुर में अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। दोनों ने पेड़ों को गले लगा दिया कि मरेंगे तो इनके साथ और जिएंगे तो इनके साथ, और इन दोनों को जिंदा ही पेड़ों के साथ काट दिया गया था। उसके बाद में आपको कहा गया, और 1857 की अगर मैं बात करूं, 1857 की क्रांति के लिए किसने प्राण गंवाए थे? बिल्कुल झांसी की रानी को याद रखिएगा, झांसी की रानी के खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। बूंदे ले हर बोलों के मने, बूंदे ले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, जिन्होंने 1857 की क्रांति के लिए अपने प्राणों का बलिदान तक दे दिया था। उसके बाद में आपको कहा गया है कि अमृता देवी, और अमृता देवी विश्नोई थी, की स्मृति में विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहां भरता है? भाई अमृता देवी जी वही थी जिन्होंने 1230 में, कब ये समय कब का था? तो ये आपके 1230 में, कब? 1230 में। दिन कौन सा था? तो दिन था आपके भाद्रपद। कौन सा? भादवे का महीना, तो भाद्रपद शुक्ल दशमी, जिसको राजस्थान में किस रूप में मनाया जाता है? इसको राजस्थान में तेजा नवमी, किस दिन है? तेजा दशमी के रूप में इसको मनाया जाता है। और यहाँ पर तेजा दशमी को आपके परबतसर, कहा? परबतसर, परबतसर नागौर में किसका मेला भरता है? तो तेजा जी का पशुओं का मेला भरता है। इसी दिन आपके अमृता देवी की याद में कुड़की गांव, कुंदना गांव, डाबड़ा गांव या खेजड़ली गांव जोधपुर, तो बिल्कुल याद रखिएगा लाडलो, खेजड़ली गांव जो कहां है? हमारे जोधपुर जिले में है। कहां है? जोधपुर जिले में। तो खेजड़ली गांव जोधपुर जिले में, जहां पर आपके 1230 में, कब? 1230 में अमृता देवी विश्नोई और उनके साथ में 363 लोगों के साथ क्या किया? बिल्कुल अपने प्राणों का, किनका? प्राणों का बलिदान दिया। और प्राणों का बलिदान क्यों दिया? केवल और केवल वृक्षों की रक्षा करने के लिए। किस लिए? वृक्षों की रक्षा करने के लिए। और क्यों? ऐसी क्या नौबत आज पड़ी थी कि पेड़ जैसी चीज के लिए इन्होंने अपने जान कुर्बान कर दी? तो यहां पर बात होती है गुरु की, कि जो गुरु का है, इस संसार में यदि माता पिता के बाद सबसे सर्वोच्च स्थान किसी को दिया गया है तो गुरु को। पहली मां होती है गुरु, जो आपको संस्कारवान बनाती है। दूसरा होता है वो भौतिक गुरु जो संसार में आपको मिलता है और आपको वो सिखाता है कि इन संस्कारों का प्रयोग कैसे करना है, हाउ टू यूज योर रूल्स। आपको रूल्स माने सिखाए हैं,
पर हाउ टू यूज देम, उनको कैसे प्रयोग में लाया जाए, वो आपका गुरु आपको एक राह सिखाता है। तो इन दोनों का सर्वोच्च स्थान माना गया है। और अगर मैं बात करूं अमृता देवी बिश्नोई, जो हमारे राजस्थान के बिश्नोई संप्रदाय से थी, और बिश्नोई संप्रदाय जिसकी स्थापना जाम्भोजी के द्वारा की गई थी, और जाम्भोजी ने अपने समाज को 29 नियम दिए थे। कितने? तो जाम्भोजी महाराज ने 29 नियम देकर के जो जाट कृषक थे, जाट कृषक मतलब वो लोग जो आपके जाट जाति से थे और किसानी का काम करते थे, उनको उन्होंने समराथल टीला बीकानेर में क्या दिया? उपदेश, और एक नया समाज बनाया 20 प्लस नोई, यानी 29 नियमों के साथ विश्नोई, जिसमें सर्वप्रथम उन्होंने कहा था कि आपको संध्या भजन करना चाहिए, दूसरा कहा कि आपको प्रातः काल का भजन करना चाहिए, तीसरा नियम उन्होंने दिया कि पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, चौथा नियम उन्होंने दिया था कि पानी छान कर पीना चाहिए, और पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण नियम उनके द्वारा दिया गया था कि जीव हत्या नहीं करना चाहिए। और उस समय में उन्होंने अपना जो ब्रॉड माइंडेड थिंक का जो परिचय दिया था, यानी एकदम आप कह सकते हैं खुले विचारों के साथ, कि आदमी जो अगर समाज में जो महिलाएं हैं, वो महिलाएं जिनके पति मर चुके हैं, तो उनको यानी विधवा विवाह जो है, तो विधवाओं का पुनर्विवाह होना चाहिए, और उनको भी एक नया जीवन जीने का क्या मिलना चाहिए? सुअवसर मिलना चाहिए। उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहां आपसे बात की गई किसकी? वह कृष्ण भक्त। अब ये प्रश्न जो है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा और नया प्रश्न है। तो यहां मैं बात कर रहा हूं किसकी? तो वह कृष्ण भक्त महिला जिसने जीवन पर्यंत मतलब पूरे जीवन क्या किया? आंखों पर पट्टी बांधे रखी, ताकि वह संसार के भौतिक सुख सुविधाओं को न देख सके। इस कारण इस महिला को राजस्थान की गांधारी भी कहा जाता है। और इनको क्या कहते हैं? इनको हम वागड़ की मीरा, क्या कहते हैं? इनको हमें वागड़ की मीरा, और इनको मीरा का अवतार भी, किसका? मीरा का इनको अवतार माना जाता है। डूंगरपुर में इनका जन्म हुआ था। डूंगरपुर में क्या हुआ इनका? तो डूंगरपुर में इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने जीवन पर्यंत आंखों पर पट्टी बांध ली। क्यों बांध ली? इसलिए बांध ली क्योंकि मीरा की तरह इन्होंने बचपन से ही कृष्ण को अपना पति माना कि मेरो तो गिरधर नागर दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो इन्होंने बचपन से ही, अगर मैं बात करूं, कृष्ण भक्त बनी, और समय के साथ साथ इन्होंने कृष्ण को अपने पति के रूप में अपना लिया। और इन्होंने आंखों पर पट्टी बांध ली कि मुझे अगर कुछ देखना है या मुझे कुछ दिखाई देना चाहिए, तो मुझे केवल कृष्ण दिखाई देना चाहिए। बाकी संसार का जो भौतित्व है, इस संसार का जो सतित्व है, इस संसार का सत्य मुझे नहीं देखना, इस संसार की भौतिकवादिता मुझे नहीं देखनी है, यानी संसार की भौतिक वस्तुओं से मुझे कोई मतलब नहीं है। तो वो कौन थी? वो मीराबाई थी, जिनका जन्म कुड़की पाली में हुआ था। वर्तमान पाली है, मारवाड़ क्षेत्र का भाग हुआ करता था। गौरीबाई, सहजोबाई या दयाबाई। तो आप जानते हैं जहां पर आपके नाम आया सहजोबाई, जिन्होंने आपके लिखी सहज प्रकाश, और उसके बाद में दयाबाई, जिन्होंने आपके लिखी दया बोध। कौन कौन सी? दया बोध। और क्या लिखी इन्होंने? विनय मल्लिका। क्या लिखी? विनय मल्लिका। तो इन दोनों के बारे में आप जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूं। दोनों की दोनों जो है वो आपके चरणदास जी की, किसकी? चरणदास जी की क्या थी? दोनों की दोनों चरणदास जी महाराज की शिष्या थी। वो चरणदास जी महाराज जिनका जन्म हुआ था डेहरा अलवर में, इनकी मुख्य पीठ है दिल्ली में। बसंत पंचमी को लगता है भव्य मेला। उन्होंने दो शिष्याएं उनकी प्रमुख थी, जिसमें दयाबाई और आपके सहजोबाई। मैं बात कर रहा हूं वागड़ की मीरा, यानी हमारी गौरीबाई की। किसकी? जो गौरीबाई के रूप में विख्यात हुई, वागड़ की मीरा उनको कहा जाता है। और उनको राजस्थान की गांधारी भी कहा जाता है, जिन्होंने जीवन पर्यंत, अरे भगवान ने इतनी अच्छी दृष्टि दी संसार को देखने के लिए, पर उन्होंने कहा कि संसार का नहीं, संसार मेरे किसी काम का नहीं है, मुझे संसार से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद में अगर हम बात करें, अगला प्रश्न, रत्ना शास्त्री जो राज्य की प्रथम पद्म भूषण व पद्म विभूषण आपके, ठीक है ना, पद्म भूषण व पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त महिला थी, निम्न में से किन की पत्नी थी? और याद रखिएगा कि रत्ना शास्त्री जो है, तो रत्ना शास्त्री वाज द फर्स्ट वुमन हु वॉन द पद्मश्री, और मैंने आपके पद्मश्री और पद्म भूषण। तो राजस्थान की फर्स्ट लेडी थी जिनको सामाजिक क्षेत्र में, यानी सामाजिक कार्य करने के लिए, क्योंकि ये राजस्थान में जब आपके, अगर मैं बात करूं
तो ये याद रखना कि जब राजस्थान में आपकी मुहिम चल रही थी, राजस्थान को आपके आजाद यानी भारत को आजाद करवाने के लिए, तो हमारे आजादी के आंदोलन में एक प्रमुख क्रांतिकारी के रूप में उभर के आई, ठीक है ना, एकदम मेन स्ट्रीम में रही। और अगर मैं बात करूं तो इन्होंने यानी रत्ना शास्त्री, और वो किसकी पत्नी थी पहले ये बताइए, फिर इनकी जानकारी देता हूं। रत्ना शास्त्री जी जिनका जन्म 1912 में हुआ था डूंगरपुर में। रत्ना शास्त्री जी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 1912 में हुआ था, राजस्थान के डूंगरपुर में, वागड़ क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था 1912 में। और आगे चल करके इनका विवाह किससे हुआ? दुर्गादास शास्त्री, गोपाल दास शास्त्री, राम नारायण शास्त्री या हीरालाल शास्त्री? तो बिल्कुल जवाब आपके स्क्रीन पर होने चाहिए सभी लाडलों के। तो चलो मुझे इसके जवाब दो कि मेरा वो कौन सा लाडला है जो इनके बारे में जानता है, और काफी बार इनके बारे में चर्चा कर चुका हूं, क्योंकि हमारे रत्ना शास्त्री और उनके पत्नी बिल्कुल जिनका कहना है हीरालाल शास्त्री, द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सॉरी राजस्थान। और अगर मैं बात करूं हीरालाल शास्त्री जो कि क्या थे? प्रथम मुख्यमंत्री। क्या वो प्रथम राजस्थान के मुख्यमंत्री थे? नहीं, वृहत राजस्थान के। किसके? वृहत राजस्थान। जब आपके 30 मार्च 1949 को जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर और जयपुर, इन चारों रियासतों को मिलाकर के 30 मार्च 1949 को राजस्थान को अस्तित्व में लाया गया, उसकी नींव डाली गई। तब आपके हीरालाल शास्त्री जी को यह जिम्मेदारी दी गई और उनको यहां का मुख्यमंत्री बनाया गया। और उनकी पत्नी कौन हुआ करती थी? तो रत्ना शास्त्री। और इन दोनों पति पत्नी ने मिलकर के समाज के लिए एक ऐसा उदाहरण स्थापित किया जो शायद आने वाले जमाने में और आने वाले इतिहास में अपना नाम लिख कर गए हैं, क्योंकि इन दोनों ने ही 1935 में, कब? 1935 में अपनी पुत्री की याद में, अपनी पुत्री की याद में, इनकी पुत्री जिसका नाम था शांताबाई, जो बहुत अल्प आयु में मृत्यु को प्राप्त हो गई थी, तो उसी की याद को लेकर के इन्होंने अपने कुछ मित्रों की लड़कियों को लेकर, यानी 6 या 8 लड़कियों से इन्होंने किसकी शुरुआत की थी? तो इन्होंने यानी किसकी? वनस्थली विद्यापीठ महिला शिक्षण संस्थान की स्थापना इन दोनों के द्वारा की गई थी 1935 में अपने बेटी की याद में। और राजस्थान का एकमात्र आपके गर्ल्स स्कूल है जिसमें आपके कहां से? तो इसमें आपके एलकेजी यानी यूकेजी फर्स्ट टू स्नातकोत्तर तक, है ना, आप डिग्री जो है स्नातकोत्तर जो आपकी होती है ना डिग्री तक, आप इसमें ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक लड़कियां, और वो भी खास किसके लिए? तो आपके आदिवासी लड़कियों के लिए। किसके लिए? आदिवासी लड़कियों के लिए इन्होंने किसकी स्थापना की? इसके लिए इन्होंने वनस्थली विद्यापीठ शिक्षण संस्थान की स्थापना की थी। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ये कौन थी? ये थी हमारी रत्ना शास्त्री जी। उसके बाद में अगली बात क्या है? राज्य की प्रथम रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली अरुणा राय ने सूचना के अधिकार के लिए किस स्थान से? किसको किसको कौन करेगा? राजस्थान की प्रथम रैमन मैग्सेसे ने बने पुरस्कार प्राप्त अरुणा रॉय ने सूचना के अधिकार के लिए किस स्थान से आंदोलन किया था? वो कौन सा स्थान था जहां से उन्होंने आंदोलन किया था? किशनगढ़, केकड़ी, ब्यावर या फिर आपके नसीराबाद? तो रैमन मैग्सेसे की अगर मैं बात करूं तो पहले आपको यह जानना जरूरी है कि रैमन मैग्सेसे है क्या। तो ध्यान रखना कि रैमन मैग्सेसे जो थे वो आपके फिलीपींस के राष्ट्रपति थे। रैमन मैग्सेसे कौन से? ये आपके फिलीपींस के, कहां के? फिलीपींस के क्या थे? राष्ट्रपति, जब यानी आपके द प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस। और इनकी जो है
वो 1957 में विमान दुर्घटना में, किसमें, विमान दुर्घटना में इनकी क्या हो गई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी। और अगर मैं बात करूं तो एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, यानी अगर मैं बात करूं तो एक राष्ट्रपति होने के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में, और जो आपके उपनिवेशितवाद था, जो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं फिलीपींस में या आपके एशिया के, जो हमारा एशिया है उसमें वो अपनी जड़ें जमा रहा था, तो वहां पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने उनको अपनी जड़ें जमाने नहीं दी। और उसी के चलते अगर मैं बात करूं तो इनके नाम से आपके रैमन मैग्सेसे, कौन सा, रैमन मैग्सेसे इनके नाम से पुरस्कार दिया जाता है, जो आपके सामाजिक क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में आपके जो अगर मैं बात करूं तो जो आपके लोग सामाजिक जो कार्यकर्ता होते हैं उनके लिए इस पुरस्कार को निर्धारित किया गया है। और इसी के चलते हुए अगर मैं बात करूं तो अरुणा रॉय को कहां पर, बिल्कुल ब्यावर में, ब्यावर अजमेर, तो इन्होंने ब्यावर अजमेर से क्या शुरू किया था, ब्यावर अजमेर से इन्होंने आंदोलन शुरू किया, इसलिए सूचना के अधिकार के लिए, राइट टू इंफॉर्मेशन। और वो प्रथम राइट टू इंफॉर्मेशन था जो राजस्थान में लागू किया गया था इनके प्रयासों के बाद। और क्यों, क्योंकि ये एक ऐसा नियम लाना चाहती थी जहां पर किसानों को, बिल्कुल हमारे जो किसान भाई हैं उनको अपने हक से संबंधित जो जानकारी है वो उनको एकदम सटीक मिलनी चाहिए, जिसके लिए इन्होंने आंदोलन किया था। फिर आपको कहा गया है सुमेलित कीजिए। भाई आपको एक तरफ शैलियां दी है और एक तरफ आपको उनके सामने मैच करना है कि मेवाड़ शैली में, अब यहां अगर आप देखेंगे तो ये आपको शैली और यहां सामने आंखों का वर्णन है कि किस शैली में किस प्रकार की आंखें बनेगी। मेवाड़ शैली में मृग के समान, जोधपुर शैली में कमल और खंजर, किशनगढ़ शैली में बादाम और कोटा शैली में मीना आकृति यानी मछली जैसी। तो ध्यान रखना कि मेवाड़ शैली वो शैली थी जिसमें आपके महिलाओं की आंखें मीनाकृति, मीनाकृति मतलब मछली जैसी आंखें उनकी मछली की आकृति की बनाई गई। जोधपुर शैली की अगर मैं बात करूं तो जोधपुर शैली में महिलाओं की आंखें जो है वो कैसी बनाई गई, वो बनाई गई आपकी बादाम जैसी आंखें, कैसी, बादाम जैसी आंखें। उसके बाद में अगर हम बात करें किशनगढ़ शैली, किशनगढ़ शैली में महिलाओं की आंखों की अगर आप संरचना देखेंगे वो आपको या तो कमल की कली जैसी या फिर आपको खंजर जो होता है एकदम तीखा जो है कुछ इस प्रकार से जो आपके खंजर होता है, ऐसी आंखें आपको किसमें मिलेंगी, तो ये आपको किशनगढ़ शैली में मिलेंगी। और कोटा शैली, कोटा शैली वो शैली है जिसमें आपके रानियों को क्या दिखाया गया है, मृग नैनी दिखाया गया है, यानी मृगों, आपके हिरणों जैसी आंखें बताई गई है। तो अब आपको मैच करना था कि मेवाड़ शैली में कौन सी, मीनाकृति आंखें मछली जैसी, तो 4 ये हो गया। जोधपुर शैली में आपको कौन सी हो गई, बादाम जैसी आगे, तो 3rd हो गया। फिर किशनगढ़ शैली में कैसी हो गई, कमल और खंजर जैसी आगे, तो 2 हो गया। और कोटा शैली में मृग यानी हिरण के समान आके, तो 1 हो गया। लीजिए आप लोगों के सामने जवाब है, आपको जाना था 4, 3, 2 और 1, और जिन लाडलों का जवाब ये है, शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि डॉक्टर श्री अंधारे जो थे उन्होंने किस शैली को प्रकाशमान किया। यानी अगर हम बात करें श्री डॉक्टर अंधारे की तो वो राजस्थान की कौन सी शैली को मेन स्ट्रीम में लाए, जो कहीं ना कहीं छुपी हुई थी, जो कहीं ना कहीं जिसका नाम गर्दिश में जा रहा था और उसको ये उभार करके लाए, तो वो कौन सी शैली है, मेवाड़ शैली, चावंड शैली, नाथ द्वारा शैली या देवगढ़ शैली। और आपने नोट किया होगा ये चारों की चारों शैलियां मेवाड़ स्कूल की है, किसकी है, तो ये चारों की चारों शैलियां आपके मेवाड़ स्कूल की है। और इसी मेवाड़ स्कूल का भाग है देवगढ़ शैली। और देवगढ़ शैली को आपके मेन स्ट्रीम में लाने का अगर आप बात करें तो देवगढ़ श्री को आपके अगर प्रकाश में कोई लेकर आया तो वो डॉक्टर श्री अंधारे लेकर आए। फिर क्या है, स्वर्ण एवं चांदी का प्रयोग राज्य में किस शैली में शुरू हुआ था। यानी यहां पर बात की गई है राजस्थान की वो शैली जहां पर आपके सबसे पहले स्वर्ण यानी सोना और चांदी इन दोनों की शाही से, इन दोनों की शाही से आपके क्या किया जाता था, इन दोनों की शाही से आपके क्या किए जाते थे, चित्र बनाए जाते थे। तो बीकानेर शैली थी, जोधपुर शैली थी, डुनार शैली थी या हाड़ौती शैली थी। तो बिल्कुल आप लोगों के सामने 4 शैलियां हैं।
अब जोधपुर शैली की अगर मैं बात करूं तो जोधपुर शैली तो आपके सबसे ज्यादा किसलिए प्रसिद्ध रही है, क्योंकि जोधपुर शैली में आपके क्या बने हैं, प्रेम प्रधान चित्रण हुआ है, प्रेम प्रधान चित्रण, जिसमें ढोला मारू हो गया, मूमल महेंद्र हो गया, और आपके कौन हो गया, और उसी के साथ साथ में हो गए आपके बहादुर बाज बहादुर आपके रूपमती। ढूंढाड़ शैली की अगर बात करें तो बड़ी प्रसिद्ध शैली रही है ये राजस्थान की। और ढूंढाड़ शैली की जयपुर शैली, जिसमें पुरुषों को दाढ़ी मूंछ विहीन दिखाया गया, ये आपके ढूंढाड़ शैली की खासियत रही है। हाड़ौती शैली जो कोटा बूंदी, जिसमें आपके हरियाली का चित्रण ज्यादा हुआ, मोर का चित्रण ज्यादा हुआ, शिकार का सर्वाधिक चित्रण इसकी कोटा शैली में हुआ है। हम बात करेंगे बीकानेर शैली की, और ये स्वर्ण एवं चांदी की कला कहां से शुरू हुई, तो ये आपके उस्ता कला से शुरू हुई। किससे, उस्ता कला, जिसमें आपके ऊंट के चमड़ों पर जो क्या होता था, आपके स्वर्ण से यानी सोने की शाही से चित्रकारी की जाती थी। उसके बाद में आपको क्या कहा गया, राजस्थानी लोक चित्र शैली में पाने हैं। तो राजस्थान में अगर हम लोक चित्र शैली की बात करें, फोक पेंटिंग्स, तो उनमें पाने क्या होते हैं, कपड़े पर चित्रण। भाई अगर कपड़े पर चित्रण कर दिया जाए तो उसको तो हम कह देते हैं फड़ कला। क्या कहते हैं, उसको फड़ चित्रण कहते हैं। और फड़ चित्रण का सबसे शानदार नमूना कौन सा है, तो वो है आपके पाबू जी की फड़। कौन सी, पाबू जी की फड़, जो राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध है। और इसके प्रसिद्ध चित्रकार कौन है, तो इसके प्रसिद्ध चित्रकार है हमारे श्रीलाल जी जोशी। कौन है, श्रीलाल जी जोशी, श्रीलाल जोशी, जो कि कहां से आते हैं, जो कि राजस्थान के भीलवाड़ा से संबंध रखते हैं, जिनको पद्मश्री से भी नवाजा गया है। फिर लकड़ी पर चित्रण, तो लकड़ी पर तो आपके खुदाई से जो शानदार काम होता है, जिसको आपके कावड़ कला कह देते हैं। उसके बाद में बोला है कागज पर चित्रण या हाथी दांत पर चित्रण। तो हाथी दांत पर तो हाथी दांत के चूड़े बनाए जाते हैं। और राजस्थान में जोधपुर शैली में सबसे पहले हाथी दांत जो होते थे उन पर सूक्ष्म चित्रकारी प्रारंभ हुई थी। पर हम बात करें पाने, पाने जिनको हम क्या कहते हैं, बिल्कुल राजस्थान पर कागज पर, बिल्कुल आपके पहले क्या होता था, जब राणा राजाओं महाराजाओं के समय में रजवाड़े थे तो आपके कागज प्रिंटेड नहीं होते थे। उस समय में आपके प्राकृतिक रिसोर्सेज से पहले आपके कागज बनाए जाते थे, फिर उन कागजों के ऊपर आपके, जिनको पाना बोलते थे, फिर उन पन्नों के ऊपर आपके सुंदर चित्रण किया जाता था, जो आज कई वर्षों बाद में भी उसको जीवंत रखा गया है। तो ये उन्हीं की कलाकारी हुआ करती थी। फिर भीति चित्रण की आरायस पद्धति भारत में कहां से आई, भाई अगर मैं बात करूं ईरान, लाओस, इटली और इराक, तो ये आरायस पद्धति, जिसको आरायस भी कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं टेम्पेरा। इसका इटालियन नाम क्या है, इसका इटालियन प्रोनाउंसिएशन होता है टेम्पेरा। क्या होता है, टेम्पेरा। टेम्पेरा जो कि राजस्थान में मथेरना कला के अंतर्गत आता है। इसमें आपके दो कला होती है, एक होती है फ्रेस्को, एक होती है टेम्पेरा, एंड बोथ वर्ड्स आर इटालियन वर्ड्स। फ्रेस्को मतलब फ्रेश एकदम, जिसमें आला गीला जिसको बोलते हैं, गीली दीवार पर चित्रण होता है। यहां बात हो रही है टेम्पेरा की, जिसमें सबसे पहले क्या होता है, पहले दीवार को खुरचा जाता है और फिर उसके बाद प्राकृतिक रंगों से चित्रण जो है वो किया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, आरायस या टेम्पेरा। और ये कहां से आया है, बिल्कुल ये हमारे इटली से जो है ये कला कहां आई है, हमारे राजस्थान के बीकानेर में आई है। और कौन लेकर आए, तो इसको आपके जैन चित्रकार लेकर आए, क्योंकि आरायस और या अगर मैं बात करूं आपके टेम्पेरा या आरायस जिसको कहते हैं, इसका प्रयोग जो है वो जैन चित्रकारों ने सबसे ज्यादा किया है। उसके बाद में अगर हम बात करें मथेरना व उस्ता कलाकारों ने किस शैली को पल्लवित पुष्पित किया है, यानी मथेरना कला और उस्ता कला के जो कलाकार रहे हैं, भाई मथेरना कला जैनकारों ने की और उस्ता कला मुस्लिमों ने की है, जिसमें हसीम कौन है, आपके हिसामुद्दीन। कौन, बिल्कुल उस्ता कला के प्रसिद्ध कलाकार कौन है, तो उस्ता कला के प्रसिद्ध कलाकार या यूं कहिए प्रवर्तक जिन्होंने राजस्थान में इसको शुरू किया, वो थे आपके कौन, हिसामुद्दीन। कौन थे, हिसामुद्दीन, जो इसको कहां लेकर आए, राजस्थान के बीकानेर में लेकर आए।
तो जोधपुर, उनियारा, जैसलमेर, बीकानेर, बिल्कुल कहां पर, बीकानेर में इसको उन्होंने पुष्पित और पल्लवित किया। और मथेरना कला की अगर बात कर ली जाए तो हमेशा ध्यान रखिएगा इसके 2 पॉइंट होते हैं, जिसमें एक तो होता है आपके फ्रेस्को, जो अभी हमने जिस पे चर्चा की थी, एक होता है फ्रेस्को एंड सेकंड होता है आपके टेम्पेरा, जिसको हम क्या कहते हैं, अरायस भी कहते हैं। और फ्रेस्को का दूसरा नाम क्या है, इसको हम कहते हैं आला गीला। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है, कौन सा युग्म, मैंने युग्म आपके कौन सा युग्म में सही नहीं है, तो कौन सा युग्म जो है वो सही नहीं है भाई। डूंगजी जवाहरजी सिरोही से, मेहराब खान कोटा से, लाला जयदयाल कोटा से थे, और दोनों के बारे में चर्चा करूंगा। ठाकुर कुशल सिंह जी जोधपुर से थे, बिल्कुल। तो अगर हम बात करें, यहां बात की जा रही है युगल की, तो कौन सा युग्म, बिल्कुल डूंगजी जवाहर जी। डूंगजी जवाहर जी जो सिरोही से नहीं थे, वो थे आपके कहां से, ये थे आपके पटोद, ठीक है ना, कहा, जो हमारे सीकर जिले में आता है, यहां से दोनों संबंध रखते थे, पटोद और बठोट से। डूंगजी और जवाहर जी जो राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारियों में रहे हैं, और डूंगजी जवाहर जी जिन्होंने आपके क्या किया था, राजस्थान में जो आपके 1857 की क्रांति आई थी, उस 1857 की क्रांति में ये 2 प्रमुख योद्धा रहे। और 1857 की क्रांति के समय नसीराबाद छावनी को इन दिनों ने भयंकर रूप से लूटा था। फिर डूंगजी जो थे, डूंगजी को पकड़ करके आगरा की जेल में रखा गया, जहां से उनको जवाहर जी और उनके कुछ प्रमुख साथी उनको आगरा की जेल से भी छुटा कर ले आए थे। और अंत में इन दोनों को क्या कर दिया गया था, अंत में इन दोनों को आपके जेल में डाल दिया गया। डूंगजी को रखा गया बीकानेर के जूनागढ़ में, और अगर मैं बात करूं तो आपके जोधपुर के मेहरानगढ़ में रखा गया था जवाहर जी को। फिर आपको बोला गया क्या कि 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन हुआ करता था, राम सिंह, कीरत सिंह, उदयभान सिंह या भगवंत सिंह। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि 1857 की क्रांति पूछा गया है, मत्स्य संघ नहीं पूछा गया है, क्योंकि आपके उदयभान सिंह जो है वो मत्स्य संघ जब बना था, मत्स्य संघ बनाया गया था आपके कब, 17 मार्च 1948 को, 17 मार्च 1948 को जब आपके मत्स्य संघ बनाया, उस समय धौलपुर के शासक कौन हुआ करते थे, उदयभान सिंह जी हुआ करते थे। और 1857 की क्रांति के समय कौन हुआ करते थे, उस समय थे आपके भगवंत सिंह जी का शासन कहां हुआ करता था, आपके धौलपुर में हुआ करता था। और भगवंत सिंह जी जिन्होंने धौलपुर से क्या किया था, बिल्कुल धौलपुर से कोटा को इन्होंने मदद भिजवाई थी, अंग्रेजों की तरफ से लड़े थे, और इसके लिए इनको भयंकर किसका, एक विद्रोह का सामना भी करना पड़ा था। फिर आपको कहा गया है कि किस छावनी के सैनिक दस्तों ने 21 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली मारो फिरंगी, क्या दिल्ली चलो, और जो फिरंगी है, अंग्रेज है, उनको चुन चुन के मारो, इस नारे के साथ बगावत की शुरुआत की थी। नसीराबाद, नीमच, मेरठ या फिर हमारे एरिनपुरा छावनी। तो एरिनपुरा छावनी, बताओ मुझे। तो जिनका जवाब आएगा कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी 21 अगस्त 1857, तो वो कौन सी थी, याद रखिएगा, वो राजस्थान की एरिनपुरा छावनी थी। उसके बाद में राजस्थान के कोटा राज्य में, कोटा राज्य, और जब 1857 की क्रांति याद की जाती है, तो उस समय सबसे बढ़ चढ़ के यदि किसी को याद किया जाता है, तो वो राजस्थान के कोटा को याद किया जाता है, क्योंकि राजस्थान के कोटा में आपके जयदयाल जी थे, मेहराब खां थे, जिन्होंने लोगों को संगठित करते करके क्या किया, अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की। और उसका परिणाम यह निकला कि 6 महीनों तक उस समय में जब भारत पर आपके अंग्रेजों का शासन था, परंतु इन दोनों के प्रयास से उस समय में, यानी आपके स्वतंत्र भारत में, गुलाम भारत में, इन्होंने कोटा को 6 महीने के लिए एक आजाद रियासत के रूप में रखा, यानी 6 महीने तक कोटा एकदम आजाद रहा था। और इसकी भीषणता का पता आप इस प्रकार लगा सकते हैं कि आपके कोटा के महाराज जो थे, उनका आपके पॉलिटिकल एजेंट था मेजर बर्टन, और मेजर बर्टन ने यहां पर उस समय में नरेश कौन हुआ करते थे, उस समय में यहां के नरेश हुआ करते थे आपके राम सिंह।
और उन्होंने जब आपके मेजर बर्टन ने राम सिंह को कहा कि आपकी फौज में जो भी अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने वाले अफसर हैं, जो भी आपके लोग अंग्रेजों के खिलाफ है, उनको आप निकाल दो सारों को। ये बात कुशल सिंह जी, दयाल सिंह जी को पता चली थी। जयदयाल और मेहराब खां, इन्होंने विद्रोह किया और इन्होंने किसकी घेराबंदी कर दी? तो मेजर बर्टन के किले की घेराबंदी कर दी। उसके और उसके बेटे को, दोनों को पकड़ा गया और मेजर बर्टन का सर जो है उसको काट करके, धड़ से अलग कर करके उसको कोटा के मुख्य द्वार पर लटका दिया गया था। तो राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के महान विद्रोह, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने वाले थे कौन? पंडित नैनूराम शर्मा, विजय सिंह पथिक, कुशाल सिंह और राम सिंह। राम सिंह तो यहाँ के नरेश हुआ करते थे। लाला हरदयाल तथा मेहराब खां या लाला जयदयाल तथा मेहराब खां, तो वो कौन थे? बिल्कुल अभी मैंने बात की थी, लाला जयदयाल और मेहराब खां। इन दोनों के नेतृत्व में यहाँ पर 1857 की क्रांति हुई थी, पुरजोर हुई थी और अपने राजा तक से ये क्या हो गए थे? लड़े गए थे, भिड़े गए थे। अब अगला प्रश्न पढ़ो। अगला प्रश्न क्या है? 1857 में नसीराबाद छावनी में विद्रोह करने वाली बटालियन थी। भाई अगर 1857 की विद्रोह की शुरुआत करें तो वो आपके कौन सी बटालियन थी जिसने 1857 का विद्रोह किया था नसीराबाद छावनी में? बॉम्बे लॉयन यानी बॉम्बे लांसर्स, 30th यानी 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, मेरवाड़ा आपके मेरवाड़ा बटालियन या 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। तो ध्यान रखिएगा कि 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली, जिसने सबसे पहले राजस्थान में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू किया था नसीराबाद छावनी से, वो थी आपके 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, जिनकी कुछ सैनिकों की टुकड़ियों ने क्या कर दिया था? विद्रोह शुरू कर दिया था। और इससे जस्ट पहले आपके अप्रैल में ही 1857 की क्रांति कहां से शुरू हुई थी? तो 10 मई यानी 10 मई 1857 को हमारे भारत के मेरठ छावनी से इसकी शुरुआत हुई और ये 28 मई को कहां पहुंच गई? राजस्थान में। उस पर भी चर्चा करते हैं। यहां बोला गया है कि राजस्थान में 1857 में पहला जो विद्रोह हुआ था वो कब और कहां हुआ था? जो आपके 15th बंगाल इन्फेंट्री ने, यहां पर देखो बात किया ना मैंने, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, कौन सी? बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, जो उसकी 15वीं जो टुकड़ी थी, तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने क्या कर दिया था आपके? इसने आपके बगावत की थी। कहां? 3 जून 1857 नीमच, 21 अगस्त 1857 माउंट आबू, 9 सितंबर 1857 आउआ पाली या फिर 28 मई 1857 नसीराबाद छावनी। तो बिल्कुल ये प्रश्न तो आप भूल ही नहीं सकते, ये तो तुम्हें याद होना ही चाहिए कि 28 मई 1857 को पहला विद्रोह कहां हुआ था? वो आपके हुआ था नसीराबाद छावनी में। और किसने किया था? तो आपके 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने इसको अंजाम दिया था। और शुरुआत कहां से हुई थी? 1857 का भारत में पहला विद्रोह, भारत में पहला विद्रोह कहां हुआ था? तो भारत का जो आपके पहला विद्रोह है मेरे लाडलो, वो कहां से हुआ था? 10 मई 1857 और वो हमारी क्या थी? बिल्कुल मेरठ, मेरठ छावनी, जिसमें आपके प्रमुख रूप से अगर हम बात करें तो आप ध्यान रखिएगा, जो कुंवर सिंह थे आपके, झांसी रानी लक्ष्मीबाई थी, तात्या टोपे थे, दुदू पंत थे, इन सभी ने मिलकर के यहां पर शुरुआत की। सन 1903 में किसान अपने जागीर क्षेत्र में चंवरी कर लगाया, जिसे प्रत्येक को अपनी पुत्री के, किसके? पुत्री के विवाह के समय देना अपेक्षित था। तो 1903 में किसने अपने जागीर के क्षेत्र में चंवरी कर लगाया था? चंवरी मतलब राजस्थान में समझते हो ना भाई, राजस्थान में चंवरी किसको कहते हैं? विवाह के समय फेरों के लिए जो अग्नि प्रज्वलित की जाती है, उस धड़कती हुई अग्नि को चंवरी कहा जाता है, जिसके 7 फेरे लेकर के साक्षी मान करके पति पत्नी एक दूसरे को स्वीकार करते हैं, जिसको चंवरी कहते हैं। तो इस समय इसने चंवरी यानी शादी पर भी कर लगा दिया। यदि कोई अपनी बेटी की शादी करता है तो उसका मूल्य क्या था?
उसको 5 रुपए, कितने, 5 रुपए उसको मूल्य देना होता था, यानी अनिवार्य था। तो ये किसने किया था? राव पृथ्वी सिंह, राव कृष्ण सिंह, राव जोधा सिंह, राव केसरी सिंह। तो ध्यान रखिएगा 1903 में राव कृष्ण सिंह ने अपनी जागीर में चौरी कर लगाया। इसी के बाद में ध्यान रखिएगा 1906 में जब कृष्ण सिंह की मृत्यु हो गई तो उसके बाद में इसी के पुत्र उन्होंने राव पृथ्वी सिंह ने, किसने, राव पृथ्वी सिंह ने 1906 में क्या लगाया? तलवार बंधाई कर, और किसी को ना पता चले तो ध्यान रखिएगा तलवार बंधाई कर मतलब आपके हो गया ये उत्तराधिकारी कर। क्या हो गया? उत्तराधिकारी कर हो गया ये। यानी भाई अगर मान लो किसी को, किसी का बेटा है या कोई शासक यदि आपके यानी गांव में कोई मर गया तो उसके बाद में जो भी उसके मरने के बाद जिसको गद्दी पर बैठाया जाएगा या फिर जिसको लेगेसी जो आपके उत्तराधिकारी चुना जाएगा उसको तलवार बंधाई कर देना होगा। राजस्थान कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहां हुआ? यानी राजस्थान का वो एकमात्र पहला आपके आंदोलन जो पूरे 40 साल बिल्कुल 41 ईयर्स तक ये आपके चला था। इस बात को ध्यान दें 44 ईयर्स तक। तो आपके बेगू, सिरोही, दुधवा खाना या बिजोलिया, गुरुजी हो तो जाना, बहुत बढ़िया है भाई। तो कौन सा? बिजोलिया किसान आंदोलन। किसान आंदोलन। और बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो किसने आपके, या यूं कहिए कि किसने इसको प्रारंभ किया? तो आपके बिल्कुल साधु सीताराम दास। और साधु सीताराम दास ने आपके 1897 को क्या शुरू किया था? बिजोलिया किसान आंदोलन शुरू किया, जो कि आपके कितने वर्षों तक? 44 वर्षों तक चला। जो कि 1897 से आपके कब? 1941 तक ये आपके चला था। तो 44, 1947 में ये क्या हुआ? इसका अंत हुआ। और आपके अगर मैं बात करूं तो ये ध्यान रखना कि बिजोलिया का पितामह या बिजोलिया के लिए किसको सर्वाधिक याद किया जाता है? तो वो आपके विजय सिंह पथिक को याद किया जाता है, जिन्होंने इसको सफल बनाया था। 1915 में वो इसके साथ जुड़े थे और उन्होंने 1890 के दौर में बिजोलिया में जागीरदार कौन थे भाई? 1890 में आपके बिजोलिया में, और ये वो कौन थे? परमार, चौहान, राणावत या शेखावत। और परमार मतलब अशोक परमार, जिन्होंने आपके कब? तो ध्यान रखना 1527 में, याद रखिएगा मेरी बात, 1527 में आपके खानवा का युद्ध हुआ था, राणा सांगा वर्सेस बाबर। और इसी युद्ध में राणा सांगा की तरफ से, राणा सांगा की तरफ से लड़े थे कौन? अशोक परमार। और इन्होंने आपके 1527 से क्या शुरू किया था? बिल्कुल आपके बिजोलिया जो है शासन, इसके बाद में उसको बिजोलिया का शासन दिया गया था। और बिजोलिया के ये क्या रहे थे? इन्होंने ही बिजोलिया जो है उसकी स्थापना की थी। किसने? परमार ने। तो और 1890 में किसका शासन था? इस समय आपके परमारों का शासन ही चलता था। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो अशोक परमार ने इसकी 1527 में स्थापना की थी, खानवा युद्ध के बाद। 1917 में निम्नलिखित में से किसने बिजोलिया किसान पंचायत आयोजन किया था? और अगर मैं बात करूं तो हम बात कर रहे हैं किसकी? बिल्कुल भीलवाड़ा में जन्मे भूप सिंह की। सॉरी, भीलवाड़ा में नहीं, इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। भूप सिंह गुज्जर। कौन है? भूप सिंह गुज्जर, जिनका जन्म 1898 के लगभग जो है इनका जन्म कहां हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1897 में। कहां? बिल्कुल उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, भूप सिंह गुज्जर के रूप में। और इन्होंने काफी आंदोलन किए, क्रांतिकारी थे, सक्रिय रहे
और 1915 में जब ये आपके बिजौलिया किसान आंदोलन के साथ जुड़े तो इन्होंने अपना नाम परिवर्तित करके क्या रख लिया, नानजी पटेल, मदन मोहन मालवीय, विजय सिंह पथिक या माणिकलाल वर्मा। तो इन्होंने अपना नाम रख लिया था विजय सिंह पथिक, जिनको क्या माना जाता है, जिन्होंने बिजौलिया आंदोलन को सफल बनाया, यानी उनको सुचारू रूप से चलाया भी और इसको सफल भी बनाया था। तो कौन थे वो, विजय सिंह पथिक, जिनका जन्म भूप सिंह गुज्जर के रूप में उत्तर प्रदेश में हुआ था। बाकी इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन कहां बिताया, एक क्रांतिकारी के रूप में राजस्थान में बिताया था। त्योहारों का आगमन माना जाता है, तो किस तिथि से आपके त्योहारों का आगमन माना जाता है, नववर्ष से, बसंत पंचमी से, गणगौर से या श्रावण तीज से? भाई नववर्ष तो कैलेंडर के अनुसार 31 दिसंबर होता है, 1 जनवरी से होता है। बसंत पंचमी जिस दिन मां सरस्वती की पूजा की जाती है। गणगौर जिस दिन सुहागिन पत्नियां जो है वो अपने पति की दीर्घायु की कामना के लिए, और कंवारी लड़कियां एक शिव जैसा, भगवान शिव जैसा भोला भाला पति मिले उसके लिए कामना करती हैं। और श्रावण तीज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया, जिसको राजस्थान में हरियाली तीज या यूं कहिए छोटी तीज के दर्जा जिसको दिया गया है, तीज त्योहारा बावड़ी ले डुब्बी गणगौर, तो श्रावण तीज से आपके त्योहारों का शुरुआत माना जाता है। और राजस्थान में ये करवा चौथ की बराबरी रखता है, यह पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है। कौन सा धार्मिक मेला पशु मेले के रूप में नहीं लगता है? भाई मल्लीनाथ जी का मेला, जो कि आपके कहां लगता है, तलवाड़ा ने आपके तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है। किसके लिए, तो बिल्कुल मल्लीनाथ जी के लिए। जो ये मेला किस लिए लगता है, ये आपके मालानी नस्ल के घोड़ों के लिए ये मेला आयोजित होता है। उसके बाद में पुष्कर का मेला, भाई पुष्कर का मेला भी आपके पशु मेला है, जो आपके खास अगर मैं बात करूं गायों के लिए, गाय बैल जो है गायों के लिए, गाय यहां बिकने आती हैं। गोगामेडी का मेला, और गोगामेडी का मेला भी आपके क्या है भाई, गाय भैंस भैंसे बैल यहां बिकने आते हैं। और फिर आपको बोला गया केला देवी का मेला, जो कि कहां लगता है, आपके करौली में लगता है। और ये तो आपके त्रिकूट पहाड़ी पर लगता है। अब पहाड़ी पर कौन भैंस चढ़ाए, तो त्रिकूट पहाड़ी पर। ये तो केला देवी के लिए लगता है, किसके लिए, अंजना माई के लिए, अंजना देवी जो है हमारी उनके लिए लगता है, ठीक है ना। तो ये आपके बिल्कुल, ये आपके क्या है, पशु मेला नहीं है, बाकी पशु मेले हैं तीनों। जन्माष्टमी के दिन शक्कर शाह का उर्स मेला, उर्स हम है ना, हमारे मुस्लिम भाई कहते हैं उर्स, हम कहते हैं मेला, कहां आयोजित होता है, बिराटिया पाली, चोटिया पाली, नरहड़ झुंझुनू या फिर पुष्कर अजमेर? तो पुष्कर अजमेर में तो किसका लगता है, पुष्कर अजमेर में तो हमारे ब्रह्मा जी का मेला लगता है। कब लगता है, तो ये लगता है कार्तिक पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को। और यहां पर क्या परंपरा है, तो दीपदान की परंपरा है, दीपदान परंपरा यहां पर चली आ रही है। मैं बात कर रहा हूं किसकी, शक्कर शाह की, जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम नरहड़ पीर के नाम से भी जानते हैं और शक्कर शाह के नाम से जाना जाता है। और इनको क्या माना जाता है, इनको एक सांप्रदायिक आपके बाबा, यानी जिन्होंने हिंदू मुस्लिम के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता प्रतीक का ये क्या है, मेला है। बिल्कुल आपको पता चलेगा इनका मेला किस दिन लगता है, हमारे कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इनका मेला आयोजित किया जाता है नरहड़ झुंझुनू में, जिनको शक्कर पीर के नाम से भी जानते हैं लोग। कनफटे बाबाओं का संबंध जिस मेले से है वह है, या यूं कहिए मैं बात कर रहा हूं किसकी, कनफटों का कुंभ। जो कनफटों को क्या है, अगर मैं बात करूं जो हमारे कनफटे हैं, कनफटे बाबा जो है वो इनको बड़ी शिद्दत से पूजते हैं।
तो बताइए मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, जो कि एक शासक थे और आगे चल करके क्या बने, एक संस्कृत के विद्वान कवि, संस्कृत के विद्वान कवि और एक शासक हुआ करते थे। इनका मेला कहां लगता है, इनका मेला अलवर में लगता है। कब लगता है, तो भाद्रपद शुक्ल अष्टमी और इससे पहले श्रावण शुक्ल अष्टमी, यानी इनका साल में 2 बार मेला लगता है। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी और श्रावण शुक्ल अष्टमी को इनका मेला, बेणेश्वर का मेला, व्रतहरी मेला, सीतामढ़ी मेला, बाणगंगा का मेला। तो इनका मेला कौन सा है, व्रतहरी का मेला, जो मेला आपके अलवर में लगता है। संस्कृत के विद्वान कवि थे और इनको कनफटे जो है वो इनको क्या मानते हैं, बिल्कुल कनफटे जो आपके साधु होते हैं नाथ संप्रदाय के, उनका इसको कुंभ माना जाता है। यहाँ पर पूरे भारत से जो है अलग अलग कनफटे यहाँ पर आते हैं। बेणेश्वर का मेला जो कहां लगता है, ये लगता है आपके नवटापरा डूंगरपुर। जिसको आप क्या कहते हैं, इसको आप आदिवासियों का कुंभ, आदिवासियों का कुंभ इस मेले को कहा जाता है, जो कि माघ पूर्णिमा को आयोजित होता है। माघ पूर्णिमा और खंडित शिवलिंग की यहां पूजा होती है, जिसकी स्थापना आपके किसके द्वारा की गई थी, संत मावजी के द्वारा स्थापित। सीतावाड़ी का मेला कहां लगता है, यह लगता है आपके कपिलधार, सीतावाड़ी बिल्कुल बाया। और ये किसका कुंभ है, तो ये सहरियाओं का कुंभ है। किसका, सहरियाओं का ये कुंभ है। और उसके बाद में आपके चौथा बाणगंगा का मेला, जो कहां लगता है, ये आपके जयपुर जिले में। कहां लगता है, जयपुर जिले में, ये आपके बाणगंगा के किनारे, बाण गंगा के किनारे ये मेला प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर आपको क्या बोला गया है, राजस्थान में किस त्योहार पर हीड़ देने जाने की परंपरा निभाई जाती है। यानी आप हीड़ देने की मतलब क्या है, ये है आपके दीपदान। यानी मिट्टी का एक बड़ा दीप एक होता है, इसका दान किया जाता है। दिवाली के दिन होली, धनतेरस, अनंत चतुर्दशी, अनंत चतुर्दशी जिसको रूप चौदस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसको राजस्थान में रूप चौदस भी कहा जाता है। जिस दिन महिलाएं क्या करती है, 16 श्रृंगार जो है उसको वो धारणे करती हैं। और इस दिन आपके हल्दी के उपटन से स्नान किया जाता है। तो अनंत चतुर्दशी को दिवाली के अवसर पर दीप दान देने की परंपरा कहां है, भारत में वर्षों से चली जा रही है। इस दिन अपने घर में क्या किया जाता है ना, खास रूप से एवं कहा जाता है कि दीप जो होता है, दिए की रोशनी में स्नान किया जाता है। दीप दान देने की एक परंपरा इस दिन चली आ रही है, जिसको हीड़ मतलब है आपके मिट्टी का बड़ा दिया। भाद्रपद में कुंवारी जो कन्याएं हैं, तो भाद्रपद में कुंवारी कन्याओं के लिए कौन सा त्योहार आता है, तब वह दिन भर खड़ी रहकर व्रत करती हैं तथा रात्रि में चंद्रमा के दर्शन करने के बाद भोजन करती हैं। और ये जो है कुंवारी कन्याओं के लिए इसलिए विशेष है क्योंकि इस दिन कुंवारी कन्याएं जो है वो भगवान से क्या प्रार्थना करती है कि हमें एक सीधा साधा और हमें एक, जो अगर मैं बात करूं, एक चरित्रवान है ना, सद्गुणी पति हमें मिलना चाहिए, जिसके लिए वो इस व्रत को धारण करती हैं। तो जो करवा चौथ, तो करवा चौथ तो सुहागिने महिलाएं करती हैं अपने पति की दीर्घायु के लिए। बछबारस, बछबारस जो आपके भाद्रपद कृष्ण बारस को आती है, जिस दिन आपके क्या होती है, बछबारस। जिस दिन आपके गौरस का प्रयोग नहीं होता, गौरस का प्रयोग और चाकू का प्रयोग, इन दोनों का प्रयोग क्या है, इस दिन निषेध है। यानी ना तो आप गौरस, गौरस मतलब गाय के दूध से बनने वाले उत्पाद, दूध, घी, दही, ना ही आप उस सब्जी का प्रयोग करेंगे, यानी सब्जियां जिनको काटना पड़े। तो चाकू और गौरस का प्रयोग इस दिन निषेध होता है। उबछठ या श्रावणी तीज, तो श्रावणी तीज तो खुशियों का त्योहार है, एकदम हरियाली तीज है। यहां बात हो रही है उबछठ की। उबछठ मतलब भाद्रपद शुक्ल षष्ठी, यानी आपके भादवे की, कौन सी, भादवे की जो आपके
शुक्ल पक्ष में षष्ठी आती है जिसको उब छठ बोलते हैं। उब मतलब भाई राशन में हम कहते हैं ना उब, उब मतलब खड़ा होना, खड़ा रहना। भाई आप राशन में क्या उब हो जा, भाई उब हो जा, खड़ा रहो। तो उब छठ मतलब उस दिन वो खड़े होकर पूरे दिन पूजा करती हैं। संध्या के बाद में, कहा सूर्य ढलने के बाद, जब तक चांद चंद्रमा ना दिखाई दे तब तक वो खड़े रहती हैं निरहार। फिर क्या है, होली के अवसर पर इलोची की सवारी कहां निकाली जाती है? भाई इलोची अगर पढ़ रहे हो तो इसको एक्सप्लोर जरूर करके देखना। एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनको राजस्थान में क्या कहा जाता है? छेड़छाड़ वाले देवता इलोची को कहा जाता है। होलिका के मंगेतर थे भाई, ये अपनी बारात लेकर रवाना भी हो गए थे और उधर होलिका ने अपने भतीजे प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर क्या कर लिया? आत्मदाह कर लिया। वो अग्नि में जल के भस्म हो गई, नष्ट हो गई। पर इलोजी जो है वो वहां पहुंचे और उनको पता चला। उसके बाद में इन्होंने कभी विवाह नहीं किया। और इलोजी जो है, जिनको आपके राजस्थान में मारवाड़ जो हमारे राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र है, वहां पर आपको इनके मंदिर भरपूर मिलेंगे और लोग इनको छेड़छाड़ के देवता कहा जाता है और पौरुष के लिए जो है इनकी पूजा की जाती है। बाड़मेर, श्रीगंगानगर, जोधपुर या ब्यावर। तो ध्यान रखिएगा, इलोजी की सवारी कहां निकाली जाती है? तो इलोजी की सवारी राजस्थान के बाड़मेर में निकाली जाती है। इनका मंदिर कहां है? ब्यावर में शायद इसका मंदिर का स्थापित है। राजस्थान में पिनारा किसे कहा जाता है? अभी ये प्रश्न कहां से आया है? बिल्कुल प्रीवियस ईयर में आपके 2 या 3 साल पहले प्रश्न पूछा गया था। मुझे कहां से याद आया, मैं आपको इसकी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताऊं। अभी 2 या 3 दिन हो गए लगभग, मैं एक दिन संध्या समय में जब अपने कुछ काम एक्सप्लोर कर रहा था, ठीक है ना, यूट्यूब पर, तब मैंने एक रील देखी जिसमें हमारे मारवाड़ की या मेवाड़ क्षेत्र की कुछ महिलाएं जो बिल्कुल क्या कर रही थी? गीत गा रही थी। एक विवाह के अवसर पर बड़ा ही सुंदर शब्दों का प्रयोग कर रही थी और उनमें वो एक भजन, एक गीत गा रही थी विवाह के अवसर पर पिनारा नाम से। यानी पिनारे को, जो एक पिनारा शब्द है उसको वो क्या कर रही थी? तो एक मजाक के रूप में उसको उलाहना देती है। वहां से इस शब्द को मैंने देखा, फिर इसके बारे में जब जाना पहचाना तो पिनारा शब्द से आपको एक प्रश्न पूछा गया था। बड़ा यूनिक नाम है कि पिनारा किसको कहा जाता है? वस्त्र बुनने वाले को पिनारा कहते हैं, या फिर आपके आभूषण बनाने वाले को पिनारा कहते हैं, वो तो मीनाकार हो गया। रंगाई करने वाला रंगरेज हो गया। भाई आभूषण का काम कौन करते हैं? मीनाकार। या जिनको हम सुनार कह दो, सोने का काम करने वाले। रंगाई का काम करने वाले हो गए रंगरेज। वस्त्रों का काम करने वाले हो गए बुनकर। पर यहां पर बात आती है रुई जो पिनते हैं, पिनकर के उनकी रजाइयां या उनसे अलग अलग तकिए, आपके पाव रजाई कहां की? यहीं से मुझे याद आ गया, पाव रजाई जो कहां की प्रसिद्ध है? पाव रजाई जयपुर की क्या है? प्रसिद्ध है। तो पिनारे, रुई पिनने वाले को राजस्थान में पिनारा कहा जाता है। और महिलाएं पिनारे का नाम लेकर क्या करी थी? उसको उल्हाना देने के रूप में गीत गाया जाता, जो बड़ा ही सुनने में मधुर लगा था। वहां से आप लोगों के लिए मैं ये प्रश्न, ये शब्द लेकर आया और जब मैंने इसको देखा तो बिल्कुल इससे संबंधित प्रश्न भी आपको पहले पूछा जा चुका है। यहां पर आपके निःशुल्क क्लासेस, नोट्स और प्रश्नोत्तरियां कहां मिलेंगी आपको? तो हमारे धोरा क्लासेस पर मिलने वाली है। तो गूगल प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए और हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए। और उसके साथ में महा ऑफर, बिल्कुल, और महा ऑफर ज्यादा नहीं चलेगा। तो बीएसटीसी का संपूर्ण कोर्स ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज और मॉडल पेपर फ्री 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 मात्र 299 रुपए में। तो सु अवसर को गवाइएगा मत और हमारे क्लास का हिस्सा बनिएगा, हमारे परिवार का हिस्सा बनिए। धोरा क्लासेस का परिवार लगातार आप लोगों के साथ बना हुआ था, है और रहेगा। तो आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं आप लोगों के साथ फिर से जुड़ूंगा एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी लाडलों को, मेरे सभी व्यूअर्स को जय श्री महाकाल। नमस्कार मेरे साथियों, नमस्कार मेरे लाडलों।